हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम अध्ययन करने वाले हैं स्मृति एवं विस्मरण। दोस्तों, जिसमें कि स्मृति पर खासकर हम फोकस करेंगे, क्योंकि स्मृति से दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वर्ग 2 और वर्ग 1 में पूछे गए हैं। दोस्तों, ऐसा कोई भी एग्जाम पेपर दोस्तों नहीं होगा आपका वर्ग 2 का, किसी भी शिफ्ट का और वर्ग 1 का दोस्तों, जहाँ आप उठाकर उस क्वेश्चन पेपर को देखें और वहाँ पर बाल विकास में दोस्तों स्मृति का क्वेश्चन ना आया हो। दोस्तों, कोई भी पेपर आप उठाकर देखना, स्मृति से क्वेश्चन पूछा गया है और दोस्तों बहुत ही उच्च लेवल का क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों, हम सभी प्रकार की स्मृतियों का दोस्तों आज इसमें अध्ययन करने वाले हैं और दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि क्वेश्चन इससे आते कैसे हैं। दोस्तों, वर्ग 2 में और वर्ग 1 में आए हुए क्वेश्चनों के आधार पर ही हम यहाँ पर दोस्तों अध्ययन करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हम देखेंगे कि किस प्रकार पीवी स्मृति से क्वेश्चन पूछती है। तो दोस्तों, भले ही आपका यहाँ पर वेटेज अभी दोस्तों फर्स्ट पेपर में कम हो गया हो, 10-10 मार्क्स का कर दिया है दोस्तों वर्ग 1 और 2 में, लेकिन दोस्तों आपको इसको पढ़ना नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से एक समझ विकसित होती है टीचर्स एग्जाम की और दोस्तों आपको यह समझ बनाना है। और दोस्तों सेकंड पेपर दोस्तों जो आपका होने वाला है, वहाँ पर भी दोस्तों आपका इसको वेटेज देखने को मिलेगा। और दोस्तों हो सकता है कि फर्स्ट में इन्होंने सब्जेक्ट पूछ दिया है, तो आगे चल के दोस्तों उसमें पेडागोजी और बाल विकास का वेटेज ज़्यादा बढ़ा दें। तो दोस्तों आपको बाल विकास पढ़ना छोड़ना नहीं है, क्योंकि इससे एक समझ विकसित होती है और दोस्तों आगे की तैयारी भी आपको बनाए रखना है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से स्मृति से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पूछा गया स्मृति के किस भाग में 15 से 20 सेकंड में अनावश्यक जानकारी को भूल जाना शामिल है। वही दोस्तों यहाँ पर दीर्घकालीन संवेदी रजिस्टर चलन और लघुकालीन स्मृति। तो इस प्रकार के दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए हैं। इनके दोस्तों मैं आपको आंसर भी यहीं के यहीं बताने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है स्मृति के किस हिस्से में चकिंग यानी कि खंडन होता है। किस प्रकार की स्मृति में खंडन करके यानी कि छोटे छोटे स्टेपों में चीज़ों को दोस्तों तोड़कर सीखा जाता है। तो यह दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। और किसने स्मृति पर एक प्रयोग किया जिसमें बकवास शब्दांश शामिल थे। दोस्तों, यह भी आपका क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा दोस्तों फेमस है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यह पूछा जाता है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की स्मृति संदर्भ विशेष का ध्यान रखती है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया है। और दोस्तों इस प्रकार के कई क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हमारी कार्यशील स्मृति का एक हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर वर्किंग मेमोरी का एक दोस्तों यहाँ पर पार्ट पूछा गया है कि कौन सा उसका हिस्सा नहीं है। सूचना की पुनरावृत्ति में क्या सम्मिलित है ताकि वह लघुकालीन से दीर्घकालीन स्मृति में चला जाए। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन भी आया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक आपको स्मृति को रटना नहीं है दोस्तों, इसमें समझना है कि स्मृति आखिर है क्या, किस प्रकार की स्मृति में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यह चीज़ें आपको देखना है। यहाँ पर दोस्तों याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको समझना पड़ेगा कि स्मृति आखिर है क्या, कौन सी स्मृति किस प्रकार से काम करती है और किस प्रकार के दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। इस प्रकार के दोस्तों कम से कम आपको 50 से 60 दोस्तों क्वेश्चन करवाने वाले हैं स्मृति के, जो कि दोस्तों अगले सेशन में करवाएंगे। इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मैं अभी आपको थ्योरी बताने वाला हूं। स्मृति से संबंधित पूरी फुल थ्योरी दोस्तों आपकी रहने वाली है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम साधारण शब्दों में स्मृति को समझें कि स्मृति आखिर है क्या, तो दोस्तों अगर हम अपनी भाषा में अपने साधारण शब्दों में दोस्तों हम स्मृति को समझें, तो जो कुछ व्यक्ति सुनता है, जो कुछ भी दोस्तों व्यक्ति क्या है सुनता है, देखता है, वह दोस्तों समझता है। जो कुछ भी व्यक्ति देखता है, सुनता है, समझता है, तो उसका एक क्या होता है दोस्तों, एक चिन्ह सा बन जाता है आपके मस्तिष्क में। उसका दोस्तों एक इमेज आपके मस्तिष्क में बन जाती है। मस्तिष्क में बने हुए दोस्तों इस चिन्ह को ही क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। कि आपके इमेज में दोस्तों एक इमेज क्रिएट हो गई आपके मस्तिष्क में, और वो इस प्रकार से दोस्तों क्रिएट हुई है कि आप कभी भी उस चीज़ को उभार कर अपने सामने ला सकते हो, यानी कि उसको आप चेतना में ला सकते हो अचेतन मन से। तो उसी को दोस्तों यहाँ पर स्मृति कहा जाता है अपनी भाषा में। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे मनोवैज्ञानिक भाषा में स्मृति को आखिर क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखेंगे दोस्तों कि मनोवैज्ञानिक भाषा में कहा जा सकता है कि स्मृति एक ऐसी सक्रिय संज्ञानात्मक तंत्र है जिसमें व्यक्ति ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्जित सूचनाओं को संगठित एवं परिमार्जित कर मस्तिष्क में संचित करता है। यानी कि दोस्तों जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं पांचों, जो कि आपकी दोस्तों जिह्वा, नाक, त्वचा और दोस्तों आपकी जो भी इंद्रियां हो गई, आँख, कान हो गए दोस्तों, तो इस प्रकार की जो इंद्रियां हैं इनसे दोस्तों हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इनको दोस्तों हम एक अपने मस्तिष्क में संचित करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर संचयन से सूचनाओं की पुनः प्राप्ति करते हैं। यानी कि आवश्यकता पड़ने पर अचेतन मन से हम चेतन में ले आते हैं। तो इसे ही दोस्तों स्मृति कहा जाता है, जिसको कि मैं आपको पहले साधारण शब्दों में बता चुका हूँ।
और बुरबर्थ ने दोस्तों यहाँ पर एक परिभाषा दी थी जो कि इम्पोर्टेंट है, परिभाषा पूछी गई है। सीखने के पश्चात उस बात को याद रखना या पुनः प्रस्तुत करना स्मृति कहलाता है। छोटी सी परिभाषा है, सिर्फ एक ही परिभाषा स्मृति की आपको याद रखना है कि सीखने के पश्चात उस बात को याद रखना या पुनः प्रस्तुत करना स्मृति कहलाता है। और दोस्तों चैपलिन ने भी यह परिभाषा एक कही है, इसको आप याद रखें या ना रखें या चल जाएगा, कि पूर्व में सीखे गए विषय के स्मृति चिन्हों को धारण करने तथा उन्हें वर्तमान चेतना में लाने की प्रक्रिया को स्मृति कहते हैं। पूर्व में सीखे गए विषय को स्मृति चिन्हों को धारण करने और उन्हें वर्तमान के चेतना में लाने की प्रक्रिया को स्मृति कहते हैं। और स्मृति की 3 प्रमुख प्रक्रियाएं या तत्व हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इन चीज़ों को बिल्कुल दोस्तों अपने दिमाग में स्टोर करके रखना है। जैसा कि हम स्मृति पढ़ रहे हैं तो स्मृति में दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टोरेज यानी कि संचयन, तो इन चीज़ों को आपको संचयन करके रखना है कि स्मृति के दोस्तों कितने 3 चरण होते हैं। सबसे पहला दोस्तों कौन सा होता है, कूट संकेतन। दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि स्मृति का निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण नहीं है। मैं दोस्तों वही चीज़ें सिर्फ आपको बताने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों यह विस्तृत पुस्तक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा थ्योरी स्मृति के बारे में दी गई है, लेकिन मैं आपको चुनिंदा चीज़ें ही बताऊँगा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से दोस्तों पूछा गया है कि कौन सा स्मृति का एक पार्ट नहीं है, तो आपको यहाँ पर दोस्तों बताना है कूट संकेतन। सबसे पहले आता है एनकोडिंग। कोई भी चीज़ को हम सीखते हैं दोस्तों सबसे पहले उसको कोडिंग कर लेते हैं। उसको एक जैसे कोई नंबर है दोस्तों आपको याद करना है, तो आपको पूरा नंबर याद नहीं हो रहा तो उसको आप टुकड़ों में बांट कर याद कर ले। तो इसी प्रकार से दोस्तों एक आप उसका कोड डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इसको 2-2 अंक करके इसको हमें याद करना है मोबाइल नंबर को। तो इस यही है दोस्तों आपका कूट संकेतन। फिर है दोस्तों संचयन। इसको दोस्तों आपने क्या कर लिया, इस प्रकार का दोस्तों इसको टुकड़ों में बांटकर उसको आपने संचय कर लिया यानी कि स्टोरेज कर लिया आपके दिमाग में। उसके बाद दोस्तों क्या होता है पुनः प्राप्ति, यानी कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ी उस चीज़ की तो उसके बाद में दोस्तों आपने उसको रिट्रीवर कर लिया यानी कि उसको पुनः से प्राप्त कर लिया। तो यह 3 चीज़ें दोस्तों होती हैं। इन्हीं 3 चीज़ों को आपको याद रखना है, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। इन तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है। अब दोस्तों थोड़ी सी हम इसमें विस्तृत में देख लेंगे कि कूट संकेतन आखिर है क्या। तो दोस्तों स्मृति की पहली अवस्था होती है जिसे पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी सूचना या बाह्य उत्तेजना का प्रत्यक्षकरण के व्यक्ति उसे एक निश्चित रूप या कूट संकेतन के रूप में तंत्रिका तंत्र में ग्रहण करता है। यानी कि दोस्तों क्या है कि कोई भी चीज़ है जिसको दोस्तों आपने एक अपने दिमाग में पंजीकरण उसको कर लिया, उसको रजिस्टर्ड आपके दिमाग में कर लिया। कोई भी बाह्य सूचना जैसी आपको मिली, चाहे आपको त्वचा के द्वारा मिली हो, इंद्रियों के द्वारा मतलब आँख के द्वारा मिली हो, कान के द्वारा मिली हो, नाक के द्वारा मिली हो, तो उसको आपने क्या कर लिया, एक उसका कोड डिसाइड कर लिया, उसका रजिस्ट्रेशन अपने दिमाग में कर लिया, पंजीकरण कर लिया और हमेशा के लिए वह दोस्तों आपके दिमाग में स्टोर हो गई, जो कि दोस्तों स्टोर होकर कहाँ पर पहुँचेगी दोस्तों आपके स्टोरेज में यानी कि आपके मस्तिष्क में पहुँच जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर थ्योरी ज़्यादा है, आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ना है, डीपली नहीं जाना है स्मृति में, सिर्फ आपको देखना है कि कूट संकेतन की सीधी सीधी थोड़ी सी डेफिनेशन क्या है। तो कूट संकेतन आप समझ चुके होंगे। इसके बाद दोस्तों आपका होता है संचयन या भंडारण। इसको संचयन या भंडारण भी बोल सकते हैं दोस्तों। स्मृति की द्वितीय अवस्था होती है जिसमें कूट संकेतन द्वारा व्यक्ति जिन सूचनाओं एवं उत्तेजनाओं को प्राप्त करता है उन्हें कुछ समय के लिए संचित करके रखा जा सकता है। कूट संकेतिक सूचनाओं को संचित करके रखने के लिए मस्तिष्क में विशेष क्रिया संपन्न होती है जिसे दृढ़ीकरण कहा जाता है। यह दोस्तों शब्द नहीं पूछा जाएगा, आपको यही पूछा जाएगा कि पहली स्टेज है आपकी कौन सी है दोस्तों। पहली स्टेज है आपकी पहली स्टेज आप यहाँ पर देखें कौन सी दी गई है, कूट संकेतन दी गई है दोस्तों। दूसरी दी गई है आपकी संचयन और दोस्तों तीसरी आपकी दी गई यहाँ पर पुनः प्राप्ति। कौन सी दी गई दोस्तों, पुनरुद्धार या पुनः प्राप्ति। पुनः प्राप्ति क्या है दोस्तों, स्मृति की तीसरी अवस्था होती है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकता पड़ने पर संग्रहित सूचनाओं का उपयोग किया जाता है। व्यक्ति संचयन में उपस्थित सूचनाओं के चयनात्मक ध्यान द्वारा विशिष्ट आवश्यक सूचनाओं की खोज करता है तथा उन तक पहुंचने का प्रयास करता है। जिन सूचनाओं का संचयन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है उनकी पुनः प्राप्ति में कठिनाई होती है। यानी कि दोस्तों एक प्रकार से जो आप कोई भी चीज़ को याद करते हैं तो एक दोस्तों क्रम में होती है। सबसे पहले दोस्तों उसका होगा कूट संकेतन, सबसे पहला क्या होगा दोस्तों उसका एनकोडिंग, उसके बाद दोस्तों आपकी होगी स्टोरेज, कूट संकेतन हो गया आपका दोस्तों, इसके बाद में आपका स्टोरेज यानी कि भंडारण हो गया, इसको संचयन भी बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों पुनः प्राप्ति। इसको दोस्तों एक उदाहरण से आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि इन तीनों प्रक्रियाओं को एक उदाहरण द्वारा सरलतम रूप से समझा जा सकता है। एक बस द्वारा कार की टक्कर लगने पर चालक दृष्टि संवेदनाओं द्वारा दुर्घटना की कल्पना एक सादृश्य रूप में करेगा और उसका संग्रहण कुछ संकेतों के रूप में उसकी स्मृति में होगा। तो दोस्तों क्या है, एक बस द्वारा कार की टक्कर लगने पर चालक दृष्टि संवेदनाओं द्वारा दुर्घटना की कल्पना करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले एक जो व्यक्ति है तो क्या है, एक जैसे मान के चलो उसने कार खरीदी दोस्तों, उसने तो क्या किया
तो दोस्तों जैसे एक व्यक्ति है, उसने कार खरीदी, तो दोस्तों कार खरीदने के टाइम पे वह क्या है, एक कल्पना करेगा। इसीलिए दोस्तों इसी उद्देश्य से वह क्या करता है दोस्तों, बीमा करवाता है उसका। कि मान के चलो उसने एक दृश्य यहाँ पर दोस्तों दृश्य उसने प्रकट किया कि कभी कार का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो दोस्तों उसने सबसे पहले क्या किया, उसका दोस्तों एनकोडिंग की, उसको क्या किया दोस्तों, कूट संकेतन किया कि ऐसा ऐसा हो सकता है आगे के लिए। तो दोस्तों उसने फिर क्या किया, उनको स्टोरेज किया उन सूचनाओं की, यानी कि उसने उसका दोस्तों बीमा करवाया। बीमा दोस्तों इसलिए करवाया उसने कि लास्ट में वो क्या कर सके दोस्तों, उनसे उसको पुनरुद्धार करवा सके, यानी कि दोस्तों फिर से उसकी नई कार है वह बनवा सकता है, पुनरुद्धार उसका करवा सकता है। तो इस प्रकार का दोस्तों इसमें एक उदाहरण दिया गया है। तो दोस्तों स्मृति में एक बहुत ही ज़्यादा दोस्तों फेमस जो मॉडल है वह हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं सूचना प्रकरण उपागम, यानी कि अवस्था मॉडल। दोस्तों अवस्था मॉडल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि अवस्था मॉडल किसने दिया था। तो दोस्तों जो अवस्था मॉडल है एटकिंसन एवं शेफरन ने दिया है स्मृति का। और इसमें दोस्तों हम देखेंगे आपकी दोस्तों लघुकालीन स्मृति, दीर्घकालीन और संवेदी स्मृति को दोस्तों मुख्य रूप से देखेंगे, और इनके दोस्तों प्रकारों को भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि एटकिंसन एवं शेफरन ने दोस्तों 1968 में प्रथम स्मृति का अवस्था मॉडल दिया था। इसको आप दोस्तों नोट कर लें, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। एटकिंसन एवं शेफरन ने 1968 में दोस्तों स्मृति का प्रथम अवस्था मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको मॉडल भी कहा जाता है, जिसके तहत कंप्यूटर स्मृति के समान मानव स्मृति भी 3 मौलिक कार्य अर्थात कूट संकेतन, संचयन तथा पुनः प्राप्ति करता है। दोस्तों इन्हीं के इर्द गिर्द आपका पूरा चैप्टर चलने वाला है, कूट संकेतन, संचयन एवं पुनः प्राप्ति। तो अवस्था मॉडल के अनुसार स्मृति 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों स्मृति तंत्र कितने प्रकार के होते हैं वही हम बताया अभी। आपकी दोस्तों संवेदी स्मृति यानी कि सेंसरी मेमोरी, और अल्पकालिक स्मृति दोस्तों शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसमें दोस्तों आपने देखा होगा गजनी मूवी बनी हुई है। गजनी मूवी दोस्तों आमिर खान की इसी पर बनी हुई है, शॉर्ट टर्म मेमोरी पर। और दोस्तों दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इन 3 मेमोरी को दोस्तों हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों इन तीनों स्मृति के प्रकारों को किसने बताया दोस्तों, अवस्था मॉडल में एटकिंसन एवं शेफरन ने 1968 में। इन तीनों चीज़ों को दोस्तों आपको यहाँ पर नोट करना है। इस मॉडल के अनुसार सूचना पहले संवेदी स्मृति में प्रवेश करती है, यानी कि दोस्तों आपकी इंद्रियों के द्वारा आप इसको सीखते हैं। संवेदी स्मृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें संचित सूचना बहुत जल्द ही अपना अस्तित्व खो देती हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया कि संवेदी स्मृति में सूचना कितने समय तक रहती है। दोस्तों सिर्फ यहाँ पर आपको लगाना है 1 सेकंड। कितनी रहती हैं दोस्तों, यहाँ पर 1 सेकंड तक सूचना रहती है, 1 सेकंड तक संवेदी स्मृति में रहती हैं, और इसके बाद अपना अस्तित्व खो देती हैं। स्मृति की संचयन क्षमता काफ़ी बड़ी होती है, परंतु संचयन अवधि बहुत कम होती है। यानी कि दोस्तों संचयन क्षमता तो होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा मात्रा में सूचना को दोस्तों वहाँ पर संचयन किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों संचयन अवधि यानी कि जो उसका दोस्तों टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम समय के लिए दोस्तों याद कर पाता है। जैसे आपने दोस्तों कोई मूवी देखी होगी तो पूरी मूवी आपको उस टाइम पर दोस्तों याद हो जाएगी, जो कि आपकी दोस्तों संवेदी स्मृति थी। आंखों से देखा तो तुरंत पूरा दृश्य तो याद हो गया आंखों के सामने, लेकिन दोस्तों बहुत ही कम समय के लिए होगा, उसके बाद तुरंत आप उसको भूल जाओगे। तो उसकी अवधि बहुत कम होती है, लगभग 1 सेकंड। संवेदी स्मृति में सूचनाओं को प्रवेश के उपरांत सूचना अल्पकालिक स्मृति में चयनात्मक अवधान के माध्यम से प्रवेश करती हैं। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर संवेदी स्मृति में सूचनाएं आएंगी तो उसके उपरांत दोस्तों वह अल्पकालिक स्मृति में आपकी आ जाती हैं, चयनात्मक अवधान के माध्यम से प्रवेश करती हैं। अल्पकालिक स्मृति की संचयी क्षमता कम तथा संचयी अवधि 30 सेकंड होती है। दोस्तों आपको यहाँ पर 30 सेकंड भले ही दिख रहा हो कि 30 सेकंड इसकी होती है अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर लगाना है 15 से 20 सेकंड। दोस्तों जो शॉर्ट टर्म मेमोरी पर दोस्तों मूवी बनी है आमिर खान की, वहाँ पर आपको 15 मिनट मिलेगा, 15 मिनट देखने को। लेकिन दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो अवधि रहती है वह कितनी रहती है किसी भी सूचना को संचित करने की, तो दोस्तों वह रहती है 15 से 20 सेकंड। ठीक है। इस मॉडल में लघुकालीन स्मृति से सूचनाएं दीर्घकालीन स्मृति में विस्तार पूर्वक पूर्वाभ्यास के कारण प्रवेश करती हैं। तो दोस्तों दीर्घकालीन स्मृति में चली जाएंगी। फिर इस तरह के पूर्वाभ्यास में व्यक्ति न केवल मन ही मन में सूचनाओं को दोहराता है, बल्कि उनका अर्थ समझकर अन्य सूचनाओं से उसका संबंध जोड़ने का प्रयत्न करता है। तो दोस्तों दीर्घकालीन स्मृति जो कि आपके दिमाग में अभी वर्तमान में है वही होती है दोस्तों दीर्घकालीन स्मृति। तो इसमें विस्तार पूर्वक दोस्तों पूर्वाभ्यास के कारण प्रवेश करती हैं। जब आप विस्तार पूर्वक उसका अभ्यास करते रहेंगे, जैसा कि आप इस चैप्टर को दोस्तों पढ़ रहे हैं, तो 2-4 बार दोस्तों इसका आप नोट बनाकर इसका अध्ययन करेंगे तो यह जो है आपके दीर्घकालीन स्मृति में चली जाएंगी, फिर इसको आप भूलोगे नहीं। इस तरह से पूर्वाभ्यास में व्यक्ति न केवल मन ही मन सूचनाओं को दोहराता। दोस्तों यहाँ पर आपको एक पॉइंट नोट करना है कि
किस प्रक्रिया के कारण लॉन्ग टर्म मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी से यानी कि अल्पकालिक स्मृति से लघुकालीन स्मृति से सूचना दीर्घकालीन स्मृति में जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आपको दिया गया है पूर्वाभ्यास, यानी कि दोस्तों आपकी रिहर्सल है, जो रिहर्सल के कारण ही आपकी दोस्तों जो सूचनाएं हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती हैं। एक बार जब सूचनाएं दोस्तों यहाँ पर दीर्घकालीन स्मृति में प्रवेश कर जाती हैं तो उनका रिहर्सल की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों जैसे ही आपकी सूचनाएं दीर्घकालीन स्मृति में आ जाएंगी तो उनकी रिहर्सल की फिर आवश्यकता नहीं होती है, वह स्थायी तौर पर वहाँ पर संचित हो जाती हैं। दीर्घकालीन स्मृति में संचित सूचना क्षीणता तथा बाध्यता दोनों के प्रभावों के कारण लुप्त होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कुछ अवरोध भी मैं दोस्तों बता चुका हूँ, परंतु फिर भी सूचनाओं का क्षीण होना दीर्घकालीन स्मृति में विस्मरण का एक प्रमुख कारण है। बाधक कारों में अग्रलक्षी अवरोध दोस्तों मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, स्मृति से ही संबंधित दोस्तों यह टॉपिक थे, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और दोस्तों आपकी रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। तो दोस्तों और एक अनाधिगम भी है, इसके कारण आपकी जो सूचनाएं हैं यहाँ पर क्षीण होने लगती हैं। दीर्घकालीन स्मृति से सूचनाएं उतनी तेजी से क्षीण नहीं होती जितनी तेजी से लघुकालीन स्मृति में होती हैं, परंतु फिर भी सूचनाओं को क्षीण होना दीर्घकालीन स्मृति से विस्मरण का एक प्रमुख कारण है। यानी कि जो आपका विस्मरण है, फॉरगेटिंग है, किस कारण से यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता चुका था कि अग्रलक्षी अवरोध और पूर्वलक्षी अवरोध, इसके बारे में दोस्तों आप जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। और दोस्तों संवेदी स्मृति, सेंसरी मेमोरी, दोस्तों अब संवेदी स्मृति क्या होती है, अब दोस्तों अलग अलग हम पढ़ने वाले हैं कि संवेदी क्या है, दीर्घकालिक क्या है और शॉर्ट टर्म क्या है। तो दोस्तों थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इनमें पढ़ना है, ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। इसमें आप देखेंगे संवेदी स्मृति से अभिप्राय इसमें ऐसी स्मृति से जिसमें सूचना को सामान्यतः 1 सेकंड या उससे भी कम समय के लिए व्यक्ति रख पाता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें स्मृति अलग अलग ज्ञानेंद्रियों से संबंधित सांवेदिक स्मृति अलग अलग होती है। इसमें स्मृति उद्दीपकों से मिलने वाली सूचनाओं की मौलिक रूप से अर्थात उनमें बिना किसी प्रकार का परिवर्तन किए वैसी संचित रखी जाती है। यानी कि दोस्तों जैसे ही आपको कोई चीज़ मिली, किसी ने दोस्तों कुछ भी शब्द बोला तो वैसा का वैसा आपने इसमें स्टोर कर लिया, जो कि 1 सेकंड तक के लिए रहता है, उसमें कोई भी फेरबदल आप नहीं करोगे। तो यह होती है दोस्तों संवेदी स्मृति। इसमें दोस्तों आप नाक, कान, त्वचा, जीभ, स्पर्श दोस्तों इनके द्वारा आप क्या है सूचनाओं को प्राप्त करते हैं संवेदी स्मृति में। और दोस्तों संवेदी स्मृति केवल 1 से 4 सेकंड तक ही रहती है, इसकी अवधि के बाद उसकी पूर्ण स्मृति रखना संभव नहीं है। और दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे इसमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों कौन कौन सी स्मृति रहती हैं संवेदी स्मृति में। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे प्रतिमा संबंधी स्मृति दोस्तों, तो आप इसको याद रखना है, प्रतिभा संबंधी, दृष्टि संबंधी स्मृति यानी कि आपकी दोस्तों आइकॉनिक स्मृति। तो इस प्रकार की कुछ स्मृतियाँ दोस्तों आपको याद रखना है कि संवेदी स्मृति में आपकी कौन कौन सी स्मृति यहाँ पर आती हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर देखना कौन कौन सी स्मृति आती है संवेदी में। आपकी आएगी संवेदी या प्रतिमा संबंधी यानी कि आइकॉनिक, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर रखना है कौन सी, इकोइक यानी कि दोस्तों यहाँ पर श्रवण संवेदी स्मृति दोस्तों को आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसी प्रकार की रहती हैं दोस्तों। जो आपकी आइकॉनिक में व्यक्ति क्या देखी गई वस्तु या व्यक्ति के बारे में 1 सेकंड तक दृष्टि चिन्ह रख पाता है, जबकि प्रतिध्वनात्मक स्मृति या श्रवण संबंधी यानी कि इकोइक में दोस्तों आपकी क्या है, व्यक्ति सुनी हुई बात को उद्दीपक चिन्ह अपने मन में 1 सेकंड से भी कम समय में रख पाता है। तो इसी 2 प्रकार की दोस्तों इकोइक और आइकॉनिक स्मृति पूछा गया है कि कौन सी स्मृति के प्रकार हैं, तो यह है दोस्तों आपके संवेदी स्मृति के। और यहाँ पर दोस्तों आप अवस्था मॉडल देख रहे हैं, संवेदी स्मृति जो है एटकिंसन एवं सेफरन का है अवस्था मॉडल। इसमें आप देखेंगे कि सूचनाएं किस प्रकार से आती हैं, सूचनाओं का जो क्रम किस प्रकार से चलता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर संवेदी स्मृति में आती है यानी कि आपकी दृष्टि, और दोस्तों प्रतिध्वनात्मक यानी कि आइकॉनिक और इकोइक के द्वारा दोस्तों अवधान एवं अन्य संवेदनाएं संचयी क्षमता बृहद अवधि 1 सेकंड रहती है दोस्तों, इसकी कम से कम 1 सेकंड। फिर दोस्तों इसके बाद क्या है, अल्पकालिक स्मृति आती है, इसकी दोस्तों अवधि रहती है 30 सेकंड। इसके बाद दोस्तों आपकी आती है दीर्घकालिक, जिसकी संचयी क्षमता दोस्तों असीमित रहती है, कितने भी समय तक दोस्तों आपको यहाँ पर रिहर्सल के द्वारा यहाँ से यहाँ आपकी सूचना जाएंगी और कितने ही समय तक आप यहाँ पर इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपकी आती है यहाँ पर कौन सी, अल्पकालिक स्मृति यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो कि दोस्तों इस पर एक मूवी बनी हुई गजनी मूवी आमिर खान की, आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें क्या है, जो आपकी सूचनाएं हैं लगभग दोस्तों यहाँ पर 30 सेकंड तक यहाँ पर संचित रहती हैं। पहली STM में किसी सूचना को अधिक से अधिक 20 से 30 सेकंड तक संचित करके रखा जा सकता है। दूसरी में से प्रवेश पाने वाली सूचना
कमज़ोर प्रकृति की होती हैं, क्योंकि उन्हें व्यक्ति मात्र 1-2 प्रयास में ही सीख लेता है। 15 सेकंड रुक रुक कर वह सामान की सूची को कागज़ पर लिखता है, परंतु इस बार वह सामग्री की सही मात्रा को भूल जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया, और दोस्तों इसके आपको प्रकार देखना है। जो मेन है दोस्तों, आपको इसके प्रकार देखना है कि आपके इसके दोस्तों अल्पकालिक मेमोरी के कौन कौन से प्रकार हैं। दोस्तों इसके बाद हम दीर्घकालिक मेमोरी के प्रकार देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कार्यकारी स्मृति यानी कि दोस्तों आपकी वर्किंग मेमोरी है, इससे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछे गए हैं कि वर्किंग मेमोरी में क्या क्या होता है। अल्पकालिक स्मृति एक एक नहीं होती है, बल्कि इसमें दोस्तों बहुत से घटक हो सकते हैं। कार्यकारी स्मृति में सूचनाओं को सिर्फ लघु अवधि के लिए ही संचित नहीं किया जाता है, वरन उनको संसाधित भी किया जाता है, अर्थात उसको कूट संकेतीकरण भी किया जा सकता है। कार्यकारी स्मृति में सूचनाओं को ज्यों का त्यों धारण न करके उसके आवाज़ तथा अर्थ के अनुसार कूट संकेतन किया जाता है। दोस्तों संवेदी स्मृति में क्या है, ज्यों का त्यों स्टोर किया जाता है, और कार्यकारी में दोस्तों क्या किया जाता है कि उनमें अर्थ दोस्तों यहाँ का वहाँ करके अर्थ स्पष्ट करके दोस्तों यहाँ पर इनको संचित किया जाता है। थोड़ा बहुत फेर बदल करके यहाँ पर दोस्तों इनको शामिल किया जाता है, जैसे कि अक्षर BC तथा DM को उसके दोस्तों आकार के अनुसार नहीं बल्कि आवाज़ के अनुसार कार्यकारी स्मृति में कूट संकेतन किया जाता है। जैसे आप दोस्तों VC इस प्रकार की दोस्तों ध्वनि रहती है, DM, तो इनको दोस्तों या एक आप कोडिंग करके दोस्तों यहाँ पर इनको संचित कर लेते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर उदाहरण के द्वारा इसमें बताया गया है। और यहाँ पर दोस्तों 2-3 बातें महत्वपूर्ण दी गई हैं, इसको आपको देखना है दोस्तों कि वर्किंग मेमोरी को दोस्तों चेतन का क्या कहा जाता है, वर्क बेंच कहा जाता है। वर्किंग मेमोरी यानी कि जो आपकी अल्पकालीन स्मृति है, इसमें जो वर्किंग मेमोरी आती है, इसको चेतन का वर्क बैंक कहा जाता है। सबसे पहले बेडेले ने 1986 में कार्यकारी स्मृति की व्याख्या करने के लिए मॉडल दिया था, जिसे बहुतत्व मॉडल दोस्तों कहा जाता है। और दोस्तों इस मॉडल के अनुसार कार्यकारी स्मृति 3 भाग यानी कि पहला भाग घटक स्वयं घेरा दोस्तों, जिसको फोनोलॉजिकल लूप, जो शब्दों की आवाज़ से संबंधित सूचनाओं को संसाधित करता है, यानी कि जो दोस्तों फोनोलॉजिकल आपके जो स्वर व्यंजन होते हैं, जो शब्द होते हैं दोस्तों, उनसे संबंधित सूचनाओं को संधारित करता है। जिसमें ध्वनियों की संख्या सीमित होती तथा अगर उनको दोहराया ना जाए तो वे 2 सेकंड के भीतर उनका ह्रास हो जाता है। दूसरा घटक दोस्तों दृष्टि स्थानिक स्केच पैड है दोस्तों, जो कि, और दोस्तों तीसरा घटक है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे केंद्रीय प्रबंधक यानी कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कौन सा केंद्रीय कार्यकारी स्मृति का हिस्सा नहीं है, तो आपको यहाँ पर दोस्तों बताना कौन सा रहता है दोस्तों, स्वयं घेरा यानी कि फोनोलॉजिकल लूप भी इसमें रहता है। फर्स्ट हो गया आपका दोस्तों, और सेकंड दोस्तों आपका यहाँ पर है तो कौन सा है, सेकंड दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है दृष्टि स्थानिक स्केच पैड यानी कि दोस्तों आपका विजुअल स्केच पैड दोस्तों, यहाँ पर दृष्टि स्थानिक स्केच पैड। और दोस्तों आपका तीसरा है कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर तीसरा आपको दिख रहा है केंद्रीय प्रबंधक यानी कि तीसरा जो घटक है केंद्रीय प्रबंधक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। तो दोस्तों इनको आपको ध्यान रखना है, केंद्रीयकारी स्मृति के हिस्से हैं, 3 हिस्से इसके होते हैं। और दोस्तों जो मेन क्वेश्चन है यहाँ से पूछा गया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, किसी को भी दोस्तों किसी भी किताब में यह नहीं मिलेगा। मैं दोस्तों आपको पढ़ा रहा हूँ कि जो आपका जो मैजिक नंबर है दोस्तों, मिलर का मैजिक नंबर है, या कहाँ से आया, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो मैजिक नंबर है इसको याद रखना है। यह दोस्तों आपका होता है अल्पकालीन स्मृति में। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे अल्पकालीन स्मृति की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक उत्तम तरीका जैसे मिलर ने 1956 में बतलाया था, इसलिए इसको दोस्तों मैजिक मिलर नंबर भी कहा जाता है। खंडनीय विधि यानी कि चेकिंग, तो दोस्तों क्वेश्चन सीधा सीधा आपको मैं दिखा चुका हूँ कि चेकिंग यानी कि खंडन की प्रक्रिया किस स्मृति में होती है, तो दोस्तों खंडन की प्रक्रिया, चेकिंग की प्रक्रिया दोस्तों आपकी होती है अल्पकालीन स्मृति में। इसके द्वारा अल्पकालिक स्मृति की क्षमता को 7-2 की सीमा से बढ़ाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर 7+ लिखा होगा दोस्तों, ये गलत हो गया है, 7+2 दोस्तों 7+ रहता है यहाँ पर, जो कि दोस्तों आपका मैजिक नंबर है। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, मिलर मैजिक नंबर इसको बोला जाता है, 7+-2 यानी कि दोस्तों प्लस माइनस का मतलब इसलिए है कि दोस्तों इन्होंने क्या है, एक उदाहरण यहाँ पर आप देख रहे हैं, उदाहरण व्यक्ति अंकों की कोई श्रृंखला जो कि यहाँ पर दी गई है, कोई याद करना चाहे तो यहाँ पर संख्या अल्पकालिक स्मृति की क्षमता से अधिक है तो व्यक्ति इसके खंडन करके इस प्रकार के दोस्तों ग्रुप बना सकता है। इसे भारतवर्ष की स्वतंत्रता का वर्ष, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि था मुंबई धमाका के रूप में याद कर सकता है, जो कि आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं। अगर इस प्रकार से आप संख्या याद नहीं कर सकते तो आप इसको दोस्तों 4-4 के समूह में तोड़ के, यानी कि 1947, 1948, 1993 यानी कि महात्मा गांधी जी की दोस्तों स्वतंत्रता का पहले यहाँ पर
वर्ष दोस्तों, फिर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि और फिर दोस्तों मुंबई धमाका। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी में इन्होंने क्या है एक उपयोग किया था दोस्तों, जिसको मैजिक मिलर नंबर कहा जाता है, कि इन्होंने एक नंबर लोगों को याद करने को दिया दोस्तों, जो कि लगभग यहाँ पर दोस्तों 16 अंकों का नंबर था। तो कुछ लोगों ने क्या किया दोस्तों, उसको तोड़ तोड़ के ग्रुप बना के उसके नंबर याद किए। तो ज़्यादातर लोगों को दोस्तों पाँच और 9 नंबर ही याद कर पाए। 16 में से 5 और 9 नंबर ही याद कर पाए। तो दोस्तों इन्होंने एक औसत निकाला कि 7 ± 2, यानी कि या तो 5 या तो 9। तो दोस्तों इसको उस मैजिक नंबर नाम दे दिया गया 7 ± 2, जिसको कि मैजिक नंबर कहा जाता है, जो कि दोस्तों आपका अल्पकालीन स्मृति में होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे दीर्घकालीन स्मृति की, शॉर्ट टर्म मेमोरी की। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, विलियम जेम्स ने स्मृति को गौण स्मृति भी कहा है। तो इसको दोस्तों क्या है, गौण स्मृति भी कहा जाता है। इस तरह की स्मृति में धारणा का ह्रास या विस्मरण कम होता है। इससे अधिगम की मात्रा अधिक होने के कारण धारणा अधिक पाई जाती है और अधिक दिनों तक याद रहती है। तो दोस्तों इसमें मैं बता चुका हूँ 30 सेकंड से अधिक, यानी कि पूरी ज़िंदगी भर 100 वर्ष तक व्यक्ति इसको याद रख सकता है। इसके दोस्तों मेन हमें जो प्रकार इसमें देखना है कि सेकंड जो आपकी लॉन्ग टर्म में दोस्तों जो मेमोरी, इसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि जो दीर्घकालीन स्मृति है, इसके प्रकार कौन कौन से इसमें प्रकार हैं दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं इसके प्रकार। तो इसमें आप देखेंगे कि दीर्घकालीन स्मृति भी एक एक नहीं होती, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं होती हैं। इस दृष्टिकोण से दीर्घकालीन स्मृति को 2 भागों में बांटा गया है, स्पष्ट स्मृति यानी कि दोस्तों एक्सप्लिक्टिक मेमोरी, तथा अस्पष्ट स्मृति यानी कि इम्प्लिक्ट मेमोरी। तो 2 प्रकार की दोस्तों यहाँ पर होती हैं। फिर इनको और आगे दोस्तों पार्टों में बांटा जाता है, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखना है दीर्घकालीन स्मृति में दोस्तों, एक तो स्पष्ट स्मृति एक्सप्लिक्टिक, और दोस्तों दूसरी होती है आपकी अस्पष्ट स्मृति यानी कि इम्प्लिक्टिक मेमोरी। स्पष्ट स्मृति वैसी स्मृति को कहा जाता है जिससे संचित सूचनाओं को व्यक्ति स्पष्ट रूप से चेतन पटल पर ला पाता है, यानी कि शाब्दिक रूप से इसके बारे में बतला पाता है। यही कारण है कि इसे घोषणात्मक स्मृति भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों कभी कभी जो स्पष्ट स्मृति है इसको क्या बोला जाता है, घोषणात्मक स्मृति भी बोला जाता है। कभी कभी क्या है, स्पष्ट स्मृति को घोषणात्मक स्मृति भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति जो अपनी सूचना संचित है दिमाग में, उनको स्पष्ट रूप से दोस्तों चेतन पटल पर ला पाता है, इसलिए इसको एक्सप्लिक्टिक मेमोरी भी बोला जाता है। और दोस्तों आप अगली जो स्मृति है उसको आप देखेंगे, और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं अस्पष्ट स्मृति यानी कि इम्प्लिक्टिक मेमोरी। इसमें क्या है, व्यक्ति जो उसके दिमाग में दोस्तों कोई भी सूचना स्टोर रहती है, उसको समय आने पर दोस्तों अपने चेतन पटल में नहीं ला पाता है दोस्तों, तो इसको दोस्तों अस्पष्ट स्मृति बोला जाता है। और कभी कभी दोस्तों अस्पष्ट स्मृति यानी कि इम्प्लिक्ट मेमोरी को अघोषणात्मक यानी कि नॉन डिक्लियर मेमोरी यानी कि अघोषणात्मक स्मृति भी बोला जाता है अस्पष्ट स्मृति को। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं कि स्पष्ट स्मृति को भी यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। स्पष्ट स्मृति को 2 भागों में बांटा गया है, प्रासंगिक स्मृति यानी कि एपिसोडिक और तथा अर्थगत स्मृति यानी कि सीमेंटिक मेमोरी। यह दोस्तों वर्गीकरण किसने किया था, टुलभेंग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, इसका आपको नाम याद रखना है, टुलभेंग के द्वारा यह किया गया था दोस्तों। और इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपकी प्रासंगिक स्मृति क्या है और दोस्तों आपकी अर्थगत स्मृति सीमेंटिक मेमोरी क्या है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि प्रासंगिक जो नहीं एपिसोडिक मेमोरी क्या है दोस्तों, एक बहुत ही फेमस इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एक व्यक्ति था जो राजीव गांधी की हत्या के समय उस टाइम पर दोस्तों वहाँ पर था दोस्तों, तो उसमें दोस्तों कौन सी स्मृति होगी, तो वहाँ पर दोस्तों उसकी एपिसोडिक मेमोरी थी, यानी कि उसके स्वयं के दोस्तों उनसे जुड़ी हुई जो रहती है उसको एपिसोडिक स्मृति बोला जाता है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं घटना परक या प्रासंगिक स्मृति इसको बोलते हैं। घटना परक से ही दोस्तों आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि यानी कि घटना जो आपके साथ घटी हुई है, यानी कि आपके साथ जो एपिसोड वहाँ पर घटा हुआ है, तो इनको दोस्तों घटना परक स्मृति बोलते हैं, जो कि दोस्तों व्यक्तिगत सूचनाएं इसमें संचित होती हैं, आपके जीवन से दोस्तों ये जुड़ी होती हैं, व्यक्तिगत घटनाओं से ये चीज़ें जुड़ी होती हैं। जैसा कि मैं आपको उदाहरण दे चुका हूँ कि जिस प्रकार जिस समय राजीव गांधी की हत्या उनके सामने हुई थी, तो एक व्यक्ति को बिल्कुल दोस्तों वह पूरी क्लियर वह बात याद है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रासंगिक स्मृति यानी कि घटना परक स्मृति होती है, जिसमें दोस्तों यहाँ इसमें लिखा गया था इस प्रकार की सूचनाओं द्वारा मूलतः यह ज्ञान प्राप्त होता है कि व्यक्तिगत घटना कब और कहाँ घटित हुई थी, यानी कि घटनाओं से जुड़ी हुई दोस्तों जब यहाँ पर बात कही जाए तो वहाँ पर आपकी होती है दोस्तों प्रासंगिक स्मृति। यह एक मानसिक डायरी के समान होती है। उदाहरण, मेरे बचपन के दिन हंसते खेलते थे, कल शाम को 4 बजे मैं मित्रों के साथ क्रिकेट खेलने गया था, 1 वर्ष पहले मेरी आप जैसे एक दोस्त था। यानी कि जो अपनी घटनाओं से जुड़ी हुई स्मृति है दोस्तों वह होती है आपकी घटना परक यानी कि प्रासंगिक स्मृति। और दोस्तों आप इसमें दीर्घकालिक स्मृति का वर्गीकरण, दीर्घकालिक स्मृति का अध्ययन एक रोचक विषय है तथा शोधकर्ताओं ने कई नवीन तथ्यों को उद्घाटित किया है। इसमें दोस्तों दीर्घकालिक स्मृति में और आगे दोस्तों आप चीज़ें देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों एक फ्लैश बल्ब मेमोरी,
क्षणदीप स्मृति यानी कि दोस्तों फ्लैश बल्ब, जिस प्रकार से दोस्तों एक फ्लैश आपने एक मोबाइल का दोस्तों देखा होगा, फ्लैश जो टॉर्च होती है, तो एक ऐसी प्रकार की दोस्तों मेमोरी होती है कि किसी चीज़ पर बिल्कुल डायरेक्ट वहाँ पर आपका ध्यान जाता है, तो उसको बोलते हैं क्षणदीप स्मृति। यहाँ पर आप देखेंगे ऐसी घटनाओं की स्मृतियाँ होती हैं जो संवेदात्मक स्वरूप की होती हैं, यानी कि दोस्तों यह एपिसोडिक का ही प्रकार है। किसका है दोस्तों? यह एपिसोडिक का प्रकार है क्षणदीप स्मृतियाँ। साथ ही साथ व्यक्ति को आश्चर्यचकित तथा उद्दीपित करने वाली होती हैं। क्षणदीप स्मृतियाँ किसी विशेष तिथि व समय से जुड़े ऐसे चित्रों की होती हैं जो हमारी स्मृति में लगभग स्थिर हो जाती हैं। यानी कि दोस्तों आपके साथ जो बहुत ही गंभीर घटना, जैसे किसी आपके साथ एक्सीडेंट हुआ, तो उस एक्सीडेंट की दोस्तों आपको एक एक बात याद होगी, आप जिंदगी भर उसको नहीं भूलोगे दोस्तों, तो वह आ जाती है आपकी फ्लैश बल्ब स्मृति में। तो दोस्तों आपको जब व्यक्ति को किसी ऐसी घटना के बारे में सूचना मिलती है जो अत्यधिक सांवेगिक यानी कि दोस्तों बहुत ही दयनीय या दुखद होती है या आश्चर्यजनक होती है, उद्दीपित करने वाली होती, तब इस प्रकार की स्मृति का निर्माण होता है। या ठीक उसी प्रकार की स्मृति जिस प्रकार आधुनिक कैमरे से फोटो लिए जाने पर चित्र तुरंत आपके सामने होता है। उदाहरण, 5 साल पहले बाजार जाते समय कोई अपरिचित व्यक्ति आकर ही आपको तमाचा लगा दिया हो, यानी कि कोई व्यक्ति दोस्तों अगर आपको अचानक से दोस्तों आपको मार देता है या तमाचा लगा देता है, तो वह दृश्य आपके दिमाग में दोस्तों हमेशा के लिए कैप्चर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर दोस्तों एक फ़ोटो टाइप की आप दोस्तों आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर फ्लैश बल्ब मेमोरी यानी कि क्षणदीप स्मृति। अब दोस्तों यहाँ पर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, यह भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरी। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी क्या है। जीवन रचित स्मृति में व्यक्ति के जीवन से संबंधित घटित घटनाएं होने वाली सूचनाओं की स्मृति संचित होती है जो पूरे जीवन में समान रूप से वितरित नहीं होती है। जीवन रचित स्मृति की शुरुआत जीवन के आरंभिक वर्षों से ही हो जाती है, किंतु प्रारंभिक बाल्यावस्था विशेषता है प्रथम 4 से 5 वर्ष की आयु तक स्मृतियाँ हम नहीं बता पाते हैं। इसे बाल्यावस्था स्मृति लोप कहते हैं। इसमें संभवतः घटनाओं को सांवेगिकता, नवीनता एवं महत्व का योगदान होता है। जीवन रचित स्मृति जीवन के महत्वपूर्ण अवधि जैसे आरंभिक व्यवस्था की अनुभूतियों से संगठित होती है। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं आरंभिक वयस्वस्था यानी कि आपकी युवावस्था, इसको मैं बोल नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, युवावस्था से ही यह अनुभूति संगठित होती हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक व्यक्ति अपनी शादी के दिन पहने गए कपड़ों को किस में स्मृति में दोस्तों यहाँ पर स्टोर करेगा, तो वह हो जाएगा दोस्तों ऑटोबायोग्राफिकल, यानी कि आपके जीवन से संबंधित, आपके जीवन चरित्र से संबंधित जो स्मृति होती है, आप अपने जीवन से संबंधित जो सूचना स्टोर करते हैं दोस्तों, वह होती हैं आपकी यहाँ पर दोस्तों किस में होती हैं, ऑटोबायोग्राफिकल स्मृति में। दोस्तों इस प्रकार की कुछ स्मृतियाँ थीं। कुछ स्मृतियों को दोस्तों मैं आपको क्वेश्चनों के माध्यम से दोस्तों बताऊंगा। क्वेश्चनों के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों थोड़ा सा बड़ा हो रहा है दोस्तों यह वीडियो। इसमें आप एक स्मृति और देख लें, इसमें शब्दार्थ विषयक या अर्थगत स्मृति यानी कि सीमेंटिक मेमोरी को भी आप देख लें। शब्दार्थ विषयक या अर्थगत स्मृति व्यक्ति शब्दों, संकेतों आदि के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान रखता है, अतः इस प्रकार के ज्ञान में शब्दों, संकेतों के आपसी संबंधों, उनके अर्थों तथा उनमें जोड़ तोड़ करने के नियमों आदि का ज्ञान सम्मिलित होता है। अतः अर्थगत स्मृति सामान्यतः ज्ञान एवं जागरूकता की स्मृति है। इसी कारण यह एक मानसिक शब्दकोश या विश्वकोश के समान महसूस होती है। उदाहरण, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र ये होता है CO2 होता है। किसी भी अंक में 1 से गुणा करने पर उसका गुणनफल है वही संख्या प्राप्त होती है। वर्ष का सबसे पहले बड़ा दिन मतलब जून होता है आदि। तो दोस्तों जो चीज़ें फिक्स हैं, जो आपको बिल्कुल याद हैं, शब्दों से संबंधित हैं, नॉलेज से संबंधित हैं, तो इन चीज़ों को आप कहाँ पर रखोगे दोस्तों, शब्दार्थ विषयक या अर्थगत स्मृति में। तो दोस्तों यह स्मृतियों के जो मुख्य प्रकार थे दोस्तों आज तक आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे, इतना मुझे विश्वास है दोस्तों, क्योंकि आपको इस प्रकार का कहीं भी दोस्तों अभी तक मेमोरी के संबंध में इतना विस्तृत अध्ययन करने को नहीं मिला होगा। और दोस्तों इसके बाद हम और आपको क्वेश्चनों के माध्यम से दोस्तों पूरा आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से आपको स्मृति को हल करना है। बहुत ही रोचक दोस्तों क्वेश्चन आपको स्मृति में देखने को मिलने वाले हैं, तो आपको दोस्तों क्वेश्चन वाली वीडियो का दोस्तों इंतजार जरूर करना है। उसमें दोस्तों कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं स्मृति से संबंधित, जिससे जो भी और स्मृति रह गई हैं दोस्तों क्वेश्चनों के माध्यम से आपको वहां पर क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, जिसको दोस्तों अपलोड करने में थोड़ी सी समस्या होती है, तो दोस्तों ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कर सकते हैं। तो अगले वीडियो का आप इंतजार जरूर करें, क्योंकि मैं आपको जल्द ही देने वाला हूं दोस्तों क्वेश्चनों का वीडियो, जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन स्मृति से मैं करवाने वाला हूं, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।